नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में राष्ट्रपति को क्या क्या पावर्स प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो संविधान में 7 प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, और उसके कर्तव्य क्या होंगे राष्ट्रपति के, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना या शेयर करना। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रपति की पावर क्या क्या है। तो देखो, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, सबसे पहले कार्यकारी शक्ति, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है, विधायी शक्ति। ये या के ऊपर बड़ी की मात्रा है, ये गलत टाइप हुआ है। विधायी शक्ति जिसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, फिर वित्तीय शक्ति है जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल पावर। ठीक है, ये आप नोट करते जाना। उसके बाद न्यायिक शक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है जुडिशियल पावर। अगला है कूटनीतिक शक्ति जिसको बोला जाता है डिप्लोमेटिक पावर। ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति को बोला जाता है मिलिट्री पावर। उसके बाद आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्ति है आपका इमरजेंसी पावर, जिसको बोला जाता है इमरजेंसी पावर या हिंदी में आपातकालीन शक्ति। देखो, कार्यकारी शक्ति हम लोग देखते हैं कि कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं। तो कार्यकारी शक्ति को मैंने बता दिया है कि इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की क्या है, तो सबसे पहला तो पावर ये है कि भारत सरकार के जो भी शासन संबंधी कार्य हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कोई भी डिसीजन ले रहा है, ठीक है, अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में मिलकर कोई भी डिसीजन ले रहा है, तो भले ही वो डिसीजन दैट हैड बीन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर, बट दैट वर्क विल बी नेम्ड एज द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब वो नाम जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। जब कभी आप देखो, एक उदाहरण से समझो कि जैसे अभी कृषि बिल आया था जो अब रद्द हो गया है, तो कृषि बिल जो आया था जो रद्द हो गया, उसमें क्या है कि भले ही वो संसद ने पास किया पर उसमें मुहर सील किसकी लगी थी, प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो वो जो भी वर्क है दैट हैड डन बाय द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ द पार्लियामेंट, सो दैट वर्क इज कैरिड आउट बाय दीज प्राइम मिनिस्टर बट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्राइम प्रेसिडेंट का क्या काम है, तो मतलब कोई भी शासन से संबंधित कार्य हो रहे हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, एक आर्टिकल है 78। तो 78 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब प्रेसिडेंट हैज राइट टू नो all the activity or work done has been done by the prime minister along with his cabinet minister। तो मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि समय समय पर वो जो भी कार्य अपने मंत्रिपरिषद के साथ वो निर्णय ले रहा है, तो वो सभी सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है 78 जो मैंने अभी बोला। ये पेपर में बहुत आता है आर्टिकल 78 क्या है। ठीक है, आर्टिकल 74 क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आर्टिकल 74 है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का गठन किया, साथ में वो एक मंत्रिपरिषद का गठन किया। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अब आगे सुनते हैं हम लोग। देखो, अब अगला पॉइंट समझो। प्रधानमंत्री के साथ में बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है ये।
ठीक है। किस किस की नियुक्ति करता है देखो, जैसे संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो खेल मंत्री है, विदेश मंत्री है, रक्षा मंत्री है, इनकी नियुक्ति करेगा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करेगा। ठीक है। टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करेगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करेगा। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनकी ये नियुक्ति करता है। ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति करेगा, अध्यक्ष की और उसके सदस्यों की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये सब नियुक्ति कर रहा है। पर देखो, ये सब नियुक्ति करने के लिए नाम कौन रिकमेंड करता है? नाम देता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम दे देता है वो उसकी नियुक्ति कर देता है। ठीक है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो राष्ट्रपति को संघ के कुछ अन्य अधिकारियों को भी पद से मुक्त करने का भी अधिकार है। जैसे मान लो संघ के मंत्री विदेश मंत्री है, या रक्षा मंत्री है, या राज्यों के राज्यपाल हैं, भारत के महान्यायवादी हैं, तो इनको वो पद से मुक्ति भी कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। मतलब प्रसाद, जैसे प्रसाद देते हैं कि लोग कहते हैं आपका आशीर्वाद बना रहा मेरे ऊपर, आपके प्रसाद के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है ना। तो ये प्रसाद के पर्यंत काम करते हैं। ठीक है। तो यही राज्य संघ के मंत्री हैं। ठीक है। राज्यों के राज्यपाल हैं, भारत के महान्यायवादी हैं। तो ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो, वह ऐसे नियम बना सकता है जिसमें केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके। ठीक है। तथा मंत्रियों में वह कार्य बांट सके और मंत्रियों में वो कार्य बांट सके। ठीक है। वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्ति वो कार्य करते हैं। अब देखो अगला पॉइंट सुनो। वह महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है, उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो ये मैंने अभी ये पॉइंट आपको बताया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद भारत के महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आदि की नियुक्ति यही करता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। ये इसके सब कार्यकारी शक्तियाँ हैं जो मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे कार्य भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री के द्वारा लिया गया हो, परंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। मान लो रक्षा मंत्री ने कोई डिसीजन ले लिया, एक उदाहरण से समझो, रक्षा मंत्री ने डिसीजन ले लिया अब हम रूस से कोई भी हथियार इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। तो रक्षा मंत्री ने तो ये डिसीजन ले लिया, अच्छा डिसीजन लिया है, पर अभी इस डिसीजन पे अभी सारे मंत्री एकजुट नहीं हो पाए। क्यों? दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी को भी हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी हम इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखो, अब देखो मतभेद हो गए कि नहीं हो गए। तो ये राष्ट्रपति ऐसे डिसीजन के बारे में जानकारी मांग सकता है, किससे? प्रधानमंत्री से। तो यही पॉइंट लिखा होगा। अब देखो, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसे अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। ठीक है। देखो अब अगला देखते हैं।
वह केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग बढ़ाने को लेकर अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कर सकता है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 263, 263। 263 आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग की भी नियुक्ति कर सकता है। तो ये सब इसके कार्यकारी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्ति। तो ये सब जिसको एग्जीक्यूटिव पावर भी कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तें बढ़ाने के लिए भी इसको अधिकार है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, शर्तें क्या क्या होंगी, वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं, विधायी शक्ति। विधायी शक्तियाँ, वह संसद की बैठक बुलाता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। लोकसभा को ये विष नहीं लिखा हुआ है, विघटित लिखा है। लोकसभा को विघटित कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन भी कर सकता है, कि उसकी अध्यक्षता भी कर सकता है। ठीक है, अब देखो विधायी शक्ति क्या है। संसद की बैठक बुलाएगा, कुछ समय के लिए स्थगित कर देगा, या लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन, मान लो जब शुरुआत में कोई लोकसभा बनती है या पहले साल का पहला दिन होता है, तो संयुक्त अधिवेशन का आह्वान भी करता है, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब देखो वह प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्य संसद को संदेश भी भेज सकता है। ठीक है, तो संसद में कोई विधेयक लंबित है या अन्य किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है, इसको लेजिस्लेटिव पावर भी कहा जाता है। देखो जैसे अब ये उदाहरण से समझना, जैसे राष्ट्रपति ने संसद का अधिवेशन बुलाया, राष्ट्रपति ने संसद का अधिवेशन बुला लिया। ठीक है, तो अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है इसको, और सत्रावसान मतलब सत्र को खत्म करने का भी अधिकार है। तो अगर मान लो लोकसभा में उसने संसद का सत्रावसान कर दिया, तो अगला जो सत्र चालू होना है वो 6 महीने से अधिक के उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मान लो कि आज तारीख मान लो 8 अप्रैल है, और उदाहरण से के लिए समझो कि आज लोकसभा के सत्र का सत्रावसान हो गया, तो 8 अप्रैल के 6 महीने के अंदर नई बैठक बुलाई जानी चाहिए। कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, कम 6 महीने से कम के समय में मतलब उसका सत्र फिर से आयोजित होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब अगला देखते हैं हम लोग, साहित्य
देखो, लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति, दो आंग्ल भारतीय समुदायों को वो मनोनीत कर सकता है। दो दो लोग हैं आंग्ल भारतीय, उनको पर्याप्त लोकसभा में उनका मतलब उनकी भी बात सुनी जाए तो दो लोग आंग्ल भारतीय लोगों को वो नियुक्त कर सकता है। ये आर्टिकल है 331। ठीक है। अब देखो, राज्यसभा में वो 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। वो लोग कहाँ कहाँ के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए? साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, समाज सेवा से हो सकते हैं। ठीक है। तो ये उसको अधिकार है राष्ट्रपति को कि राज्यसभा में 12 लोगों को वो मनोनीत कर सकता है, मतलब नॉमिनेट कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 12 पीपुल इन राज्यसभा। ठीक है। और वो किस क्षेत्र से होने चाहिए? साहित्य से होने चाहिए, विज्ञान से होने चाहिए, कला, समाज सेवा से होने चाहिए। और ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80। ठीक है। अब देखो, अगला पॉइंट ये है कि वो चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की एलिजिबिलिटी के प्रश्न पर भी निर्णय मतलब करता है। ठीक है। और संसद के कुछ विशेष प्रकार के विधेयक होते हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। जैसे मान लो भारत की संचित निधि से कोई पैसा खर्च करना है, या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है। ठीक है। नए राज्यों को मान लो निर्माण करना है। ठीक है। तो ये सब जो परमिशन है, जैसे धन विधेयक है, तो धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक जो होता है वो विधेयक की सील मान लो धन, अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष, मान लो सरकार, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम जो है कोई धन विधेयक लाना चाहते हैं, तो इन्होंने राष्ट्रपति से सिग्नेचर करा लिए कि ये धन विधेयक है। ठीक है। और धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बात को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो संसद में कुछ विधेयकों को, ये विधेयक है, विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। जैसे भारत में संचित निधि से खर्च, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन इत्यादि। अगला पॉइंट सुनते हैं। देखो, यदि लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, इसका मान लो पद रिक्त है, तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप देता है। ठीक है। तो यही है उसके पास पावर है, लेजिस्लेटिव पावर। लोकसभा के अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो, तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। ठीक है। और इसी प्रकार और क्या क्या पॉइंट्स हैं देखो, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद रिक्त हो, तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। तो ये सब लेजिस्लेटिव पावर हैं प्रेसिडेंट के, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अगला देखो, जब कोई विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास देखो भेजा जाता है, तब उसके पास क्या क्या मतलब वो कर सकता है। ठीक है। पहला तो मान लो, जैसे मान लो एक इसमें ये जो लिखा है इसको इग्नोर करना। देखो, मान लो लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक पास करके भेजा, इसको कहा कि आप साइन कर दो, तो वो क्या करेगा? पहला तो इसके पास एक ऑप्शन है कि वो विधेयक को स्वीकार कर लेगा, मतलब साइन कर देगा।
अगला क्या कर सकता है, अपनी जो स्वीकृति है वो सुरक्षित रख लेगा, अपने पास रख लेगा, तुरंत डिसीजन नहीं लेगा। और अगला काम क्या कर सकता है, वो विधेयक को लौटा दे सकता है। लौटा देने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि इसमें आप कुछ चेंज करो, ठीक है, ये पॉइंट्स हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो अगर तुमने कह दिया, अगर राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये विधेयक ठीक करो, तो मान लो उसने लौटा दिया संसद को फिर संसद ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने अगर कोई भी चेंज ना करके दोबारा भेज दिया, तब राष्ट्रपति को इसमें साइन करना ही पड़ेगा। ये बात आप समझ लेना कि मान लो एक उदाहरण से समझो, मान लो जैसे एक कोई आधार बिल है, आधार विधेयक जो आया था, तो आधार बिल है, जो आधार हम लोग यूज करते हैं, तो आधार विधेयक आया था। आधार विधेयक इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा ने पास करा के भेजा राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति ने लौटा दिया, ठीक है। अब राष्ट्रपति ने लौटा दिया, कहा कि ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, ये पॉइंट इसमें शामिल करो, पर उस पॉइंट को चेंज ना करके संसद के पास वो पहुंचा हुआ था वो विधेयक कि चेंज करने के लिए राष्ट्रपति ने कहा है, पर राष्ट्रपति इसको मतलब संसद में लोकसभा और राज्यसभा ने कोई भी चेंज ना करके दोबारा इसको भेज दिया राष्ट्रपति के पास। तो अब राष्ट्रपति के पास कोई भी चारा नहीं है, इसको साइन करना ही पड़ेगा। तो आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अगला पॉइंट सुनो कि जब संसद का मान लो सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, और कोई अध्यादेश ऐसा आ गया जो बहुत ज़रूरी है पास करना उस समय के लिए, तो अध्यादेश वो जारी करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये अध्यादेश क्या होता है कि अध्यादेश राष्ट्रपति ने पारित कर दिया, पर जब संसद की पुनः बैठक होगी, तो संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर ये संसद के द्वारा पास होना चाहिए, नहीं तो ये अध्यादेश ख़त्म हो जाएगा। और जैसे अध्यादेश उसने जारी कर दिया, और किसी भी समय वो अध्यादेश अपना वापस भी ले सकता है, किसके कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे। भाई ये सब कार्य राष्ट्रपति क्यों कर रहा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो रिकमेंडेशन उसको लिख कर रिटर्न में दे रहा है वो कर रहा है, राष्ट्रपति अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अब अगला सुनो, CAG, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग तथा अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष वो रखता है, ठीक है। तो देखो, वह महालेखा नियंत्रक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग में अन्य की रिपोर्ट संसद के समस्त प्रस्तुत करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, लेजिस्लेटिव पावर में ही मैं बता रहा हूँ आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव है, इन सब यूनियन टेरिटरी में शांति, विकास व सुशासन के लिए वो कोई भी नियम बना सकता है, ठीक है। पौंडीचेरी में भी बना सकता है, पर जब पौंडीचेरी में विधानसभा निलंबित हो या विघटन की अवस्था में हो। तो ये बात समझे कि नहीं समझे? लेजिस्लेटिव पावर। अब देखो वित्तीय शक्ति है, हम लोग देखते हैं। देखो, धन विधेयक राष्ट्रपति की मर्जी से ही, भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बाय द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। बात को समझ रहे हो कि नहीं? राष्ट्रपति की पहले से ली गई अनुमति के द्वारा ही संसद में ये धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसको मनी बिल कहा जाता है। चलो अब अगला देखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 को संसद के समस्त रखता है। अनुदान की कोई भी मांग होती है, उसकी सिफारिश के बिना नहीं दी जा सकती है अनुदान, ठीक है। अगला देखो,
भारत की आकस्मिक निधि होती है, जैसे भारत की आकस्मिक निधि में भी बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है, जब ज़रूरत होती है तब उससे खर्च किया जाता है। तो किसी भी भारत की आकस्मिक निधि में या किसी अदृश्य व्यय होती है, मान लो कोई भूकंप आ गया या वो तूफान आ गया, तो उसमें खर्चा करने की व्यवस्था यही करता है राष्ट्रपति। ठीक है। अब वो केंद्र के मध्य, राज्य और केंद्र के मध्य, मतलब ये स्टेट्स हैं और ये सेंटर है, इनके मध्य में पैसे का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए वो एक वित्त आयोग का गठन करता है। और वित्त आयोग का आर्टिकल है 280। ठीक है। तो ये है हमारा वित्तीय शक्ति। ठीक है। तो अब देखो, हम लोग ने देखो कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ ली, विधायी शक्तियाँ पढ़ ली, वित्तीय शक्तियाँ पढ़ ली। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ पढ़ेंगे, कूटनीतिक शक्तियाँ पढ़ेंगे, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। सबसे ज़्यादा बड़ा दोस्तों यही था, कार्यकारी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति एक बार फिर से सुन लो समरी में। ठीक है। तो देखो, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति में ही शामिल होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के जितने भी कार्यपालिका जो कृत्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि भारत सरकार के कितने भी भारत सरकार के जो भी शासन संबंधी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति को, अगला पॉइंट है सुनना, संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो वो कोई भी सूचना कैबिनेट मिनिस्टर से प्रधानमंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में या कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट सुनो, राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद का भी गठन करता है जो प्रधानमंत्री की सहायता करता है। ठीक है। अब सुनो, प्रधानमंत्रियों के साथ में वो बहुत सारे मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, जैसे संघ के मंत्रियों, कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की या मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है, भारत के सीएजी की नियुक्ति करता है, यूपीएससी के चेयर अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। वित्त आयोग का गठन करता है, राजभाषा आयोग का गठन करता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो ये सब कार्य हैं एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट के। ठीक है। अब देखो, विधायी शक्ति में वो वो संसद को अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है उसको। ठीक है। पर संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ये भी आप समझ गए हैं। ठीक है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, मतलब साधारण विधेयक की बात कर रहा हूँ, साधारण विधेयक क्या है वो मैं आने वाले वीडियो बताऊंगा, पर केवल अभी इतना समझ लो कि साधारण विधेयक क्या है। तो कोई भी साधारण विधेयक पर अगर विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये है आर्टिकल नंबर 108। ठीक है। अब अगला पॉइंट सुनो, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय लोगों के 2 प्रतिनिधियों को तथा राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति करता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पे। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को वो संबोधित करता है, पर ये संयुक्त बैठक में वो संबोधन कर रहा है, वो संबोधन जो है वो अपने मन से नहीं कर रहा है, इसको मंत्रिमंडल जो पत्र लिख कर देता है वही ये पढ़ के सुना देता है। ठीक है।
तो ये सब चीज़ें लेजिस्लेटिव पावर में मैंने आपको बताया हुआ है। जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद आते हैं वित्तीय शक्ति में। तो वित्तीय शक्ति क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है संसद में। दूसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण। तीसरा, अनुदान की कोई भी मांग उसकी मर्जी के बगैर नहीं किया जा सकता है। और केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारे को लेकर वो एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये सब देखो दोस्तों, राष्ट्रपति की 3 शक्तियाँ आपको समझ गए हो। कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है और वित्तीय शक्ति है। अब अगले वीडियो में हम लोग 4 शक्तियाँ पढ़ लेंगे इसकी और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।